Hi friends, this is AP sir. I welcome you all on my YouTube channel AP sir English। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक स्टेनो 2020 का पेपर लेके आए हैं। ये पेपर जो हुआ था 22 दिसंबर 2020 को हुआ था। हम लोग देखेंगे इसका कंप्लीट डिस्कशन और इससे जो रेलेवेंट वर्ड होंगे, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखें और इसे अगर आप कोई कॉपी बना रहे हो तो फिर जो आप कीवर्ड्स अगर आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर लें। और वीडियो को एक या दो बार 3 बार ज़रूर देखें। पहली बार आप नॉर्मल स्पीड पे देखें, फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा के आप इसे देखें। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम में। पेपर टफ़ नहीं होता, मैं कहूँगा बार बार कि इंग्लिश का पेपर जो है बहुत ही ईजी होता है, स्टेनो का टफ़ नहीं होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से अच्छे नंबर्स कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस अब हमारा नंबर है 1। ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये जो पेपर हुआ था ये 22 दिसंबर 2020 को हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने एक पेपर सॉल्व कर लिया है जो 20 में हुआ था, और भी इसके बाद अगर पेपर होंगे तो हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 2 या 3 वीडियो में शायद मैंने उस पेपर को सॉल्व कराया है, तो उसको ज़रूर देखिए, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे पेपर आता है, पैटर्न कैसा आता है। और हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि हमेशा प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको उससे पेपर का जो पैटर्न होता है वो पता चल जाता है कि कैसा आएगा एग्ज़ाम में। हमें ये नहीं ज़रूरी है कि हमें क्वेश्चन रिपीट हो या ना रिपीट हो, हम इस पर्पज़ से नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या देखते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है कि हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हमें अपनी नॉलेज भी पता चल जाएगी कि हमें कितना आ रहा है इस टाइप से। तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले ही हमारा एक्टिव पैसिव है। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव योर फोन्स एट द रिसेप्शन। अब देखो यू आर रिक्वेस्टेड है, दैट मीन्स सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट रहा होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस से स्टार्ट रहा होगा, और प्लीज़ जरूर लगा होगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में जब प्लीज़ लगा होता है तभी पैसिव वॉइस में वो रिक्वेस्टेड फॉर्म बनता है। अब रिक्वेस्टेड और प्लीज़ एक साथ नहीं आ सकते, हमको बताया गया होगा जहाँ भी आपने पढ़ा होगा इंग्लिश, या फिर आप जिस भी बुक से आप पढ़ रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में देखिए बड़ा ही ऑप्शन अच्छा है। ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं कहीं भी। मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन आप लगाइए अपना। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो ही नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन ही हमारे पास है बेटर, जो कि हमारा आंसर है। सो योर आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन, प्लीज़ लीव योर फ़ोन एट द रिसेप्शन। अब यही अगर एक्टिव वॉइस में दे रखा होता और पैसिव वॉइस इसका बनाना होता तो सेम बनता है। कैसे? यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव योर फोन्स एट द रिसेप्शन। ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव कैसे बनता है, अगर आपने कुछ ज़रा सा डाउट हो तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़े हो, जो भी नोट्स आपने बनाए हो, वहाँ से आप उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाए, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो नंबर्स होते हैं एक्टिव पैसिव के, बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि ये आप ये मान चलो कि आप 10-12 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में एक क्वेश्चन कर लोगे आराम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन नीडेड। अगर मतलब ये सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, अगर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसे आप इंप्रूव करिए, अदरवाइज आप नो इंप्रूवमेंट लगा सकते हैं। तो आपको जैसे ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर आंसर दे रखे हैं, ऑलरेडी आंसर दे रखे हैं, बिल्कुल ऑलरेडी आंसर दे रखे हैं। मैं सिर्फ आप उसको एक्सप्लेन क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करूँगा उसको कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं। और यही आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आंसर और क्वेश्चन और आंसर रटना नहीं है, आपको जानना है लॉजिक की, इसके पीछे लॉजिक क्या है और रीज़न क्या है कि ये आंसर लिया गया है और ये आंसर छोड़ दिए गए हैं, वही जानना है। तो क्वेश्चन आंसर रटने नहीं है, रटने से काम चलेगा नहीं, और रटने से आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे, क्रैक भी नहीं कर पाओगे किसी भी पेपर को। तो सेंटेंस देखते हैं। ही केम डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। ठीक है, ही केम डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वो घोड़े से अपने उतरा, मतलब तो यही सेंस आ रहा है कि वो अपने घोड़े से उतरा। केम डाउन है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही केम डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस गलत है तो क्यों है, तो क्योंकि गलत तो है, केम डाउन फ्रॉम। अब देखो केम डाउन का हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। केम डाउन एक फ्रेज़ है, फ्रेज़ का मतलब क्या है इस केम डाउन का, यानी केम डाउन मतलब कि कम डाउन। तो कम डाउन का मतलब क्या है? कम डाउन का मतलब बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फ्रेज़ के मतलब बहुत सारे होते हैं, एक फ्रेज़ के कई मीनिंग्स होते हैं।
एक ही फ्रेज़ के कई मीनिंग होते हैं। जैसे इससे पहले मैं आपको पेपर में बता चुका हूँ ब्रेक डाउन के, तो कई मीनिंग है ब्रेक डाउन के। ऐसे ही एक फ्रेज़ के कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कम डाउन के एक मीनिंग तो आपको ये होता है कि कोई अमाउंट या मूल्य जो ना होता है वैल्यू, वो कम हो जाना, उसका कम डाउन हो जाना। आप कहीं नीचे गिर जाना उसे भी बोलते हैं कम डाउन। टू फॉल डाउन उसे भी बोलते हैं नीचे गिर जाना। एयरक्राफ्ट का लैंडिंग होना उसे भी बोलते हैं कम डाउन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कम डाउन के लिए लगाते हैं। तो कम डाउन तो यहाँ पर नहीं लगाऊंगा क्योंकि घोड़े से आप गिरे नहीं थे, आप घोड़े से उतरे थे, यही कहना चाह रहे हो। सेंटेंस तो यही कहना चाह रहे हैं कि आप घोड़े से उतरे, तो गिरे नहीं थे। तो ये सेंटेंस जो कम केम डाउन फ्रॉम दे रखा है ये तो गलत है। अब होना क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले मीनिंग तो पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा। जैसे गॉट ऑफ है, इसका मतलब क्या होगा। क्लिम डाउन है, इसका मतलब क्या होगा। स्टेप डाउन है, इसका मतलब क्या होगा। तो गॉट ऑफ यानी गेट ऑफ का मतलब क्या होता है। गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव अ ट्रेन और बस और एयरक्राफ्ट, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना, इस टाइप को बोलते हैं। और गेट ऑफ का मतलब एक और भी होता है कि पनिशमेंट से बच जाना, टू स्केप फ्रॉम पनिशमेंट या टू स्केप अ पनिशमेंट, इसके ये भी मीनिंग होते हैं। या किसी प्लेस को छोड़ना उसे बोलते हैं गेट ऑफ। क्लाइम डाउन क्या मतलब क्या होता है, इसे क्लाइम डाउन बोलते हैं। क्लाइम डाउन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कदम पीछे लेना। रिसीड जिसे बोलते हो, रिसीड RECEDE रिसीड। रिट्रीट जिसे बोलते हो, RETREAT रिट्रीट, RETREAT रिट्रीट। जैसे या तो फिर आप क्लाइम डाउन का मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे उतरना, मतलब नीचे उतरना सीढ़ियों से, कदम बाय कदम आप नीचे उतरते हो तो उसे बोलते हैं क्लाइम डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन का मतलब होता है टू गिव अप अ जॉब और पोजीशन, मतलब कोई जॉब या पोजीशन छोड़ देना, इस उद्देश्य से छोड़ना कि बाकी लोग जो भी हैं वो इसको हैंडल करें, इस उद्देश्य से छोड़ना। तो बोलते नहीं, जैसे अब आपने कभी सुना हो कंपनी में किसी ने स्टेप डाउन कर दिया, अपनी जॉब को छोड़ दिया, तो जॉब छोड़ना स्टेप डाउन करना होता है, बोलते हैं। टू लीव एन इम्पॉर्टेंट जॉब और पोजीशन एंड लेट समवन एल्स टेक योर प्लेस, ऐसे बोल सकते हैं इसे स्टेप डाउन का। तो स्टेप डाउन का भी मतलब हमें पता चल गया, क्लाइम डाउन का भी मतलब हमें पता चल गया, गेट ऑफ का भी मतलब हमें पता चल गया, केम डाउन का भी हमें पता मतलब चल गया। तो केम डाउन जो है वो यहाँ पर गलत है, हमारा पास सही आंसर क्या होगा, वो गेट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, गेट ऑफ। टू लीव अ ट्रेन और बस और एयरक्राफ्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर अगेन हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आया है। द टीचर सेड टू राकेश दैट शी वॉज हैप्पी दैट ही वॉज गेटिंग गुड ग्रेड्स। अब देखो, द टीचर सेड टू राकेश दैट शी वॉज हैप्पी, सी वॉज हैप्पी प्रेजेंट, सॉरी पास्ट का है तो प्रेजेंट में रहा होगा। वॉज गेटिंग गुड मार्क्स दैट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा होगा। ऐसे हमें पता चल गया। तो अब हमें देखो क्या लिखा है, पहला ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि द टीचर सेड टू राकेश आई एम हैप्पी यू गॉट, गॉट आ गया नहीं, वाज गेटिंग है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस दैट मीन्स फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, 4 बचा। द टीचर सेड टू राकेश आई एम हैप्पी यू आर गेटिंग गुड मार्क गुड ग्रेड्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट। फोर्थ नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट indirect form of the given sentence. Again indirect direct. The manager said the meeting has been scheduled for tomorrow. The meeting has been scheduled for tomorrow. इसे कुछ लोग schedule बोलते हैं, कुछ लोग scheduled भी बोलते हैं, दोनों सही है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। The manager said that meeting has been scheduled for tomorrow. अब देखो हैज़ बीन है तो इसका जो हमारा नरेशन में बनेगा वो हैड बीन बन जाएगा। बस ये देखो हैड बीन कहाँ पे है, द मैनेजर सेड दैट द मीटिंग हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, इसमें टुमारो चेंज नहीं किया गया, गलत हो गया। सेकंड नंबर में कह रहा है द मैनेजर सेड दैट द मीटिंग हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे, बिल्कुल सही है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, द मैनेजर सेड दैट द मीटिंग हैज़ बीन, इन्होंने चेंज ही नहीं किया, गलत हो जाएगा। द मैनेजर सेड दैट द मीटिंग वॉज, इन्होंने प्रेजेंट को पास्ट बना दिया पैसिव, तो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी योर आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। फिफ्थ नंबर सेंटेंस कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, मतलब एक ऐसा सेगमेंट हमें फाइंड करना है जो ग्रामेटिकली एरर, जिसमें एरर हो, जो हमारा ग्रामर के रूप में गलत हो, उसे हम फाइंड करना है। जैसे लिखा व्हाट अ सरप्राइज़, क्या कितना सरप्राइज है, व्हाट अ सरप्राइज, आई नेवर एक्सपेक्ट टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स। अभी सेंटेंस को ज़रा भाव देखिएगा, सेंस देखिएगा। अगर मैं अपने तरीके से बताऊं, लॉजिकली तरीके से, थोड़ा टेक्निकली सोचने की कोशिश करिए अपने आप में,
अपने आप को हमेशा ऐसे ही, अगर जैसे सेंटेंस मिले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा अपना टेक्निकली सोचिए कि ऐसा क्यों है। जैसे आप किसी चीज़ को लेकर सरप्राइज कब होते हो, सरप्राइज आप किसी चीज़ को लेकर कब होते हो, जब वो इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है या फिर इंसिडेंट होने वाला होता है। जाहिर सी बात है, जब वो इंसिडेंट आपके साथ हो चुका होगा वो तभी आप सब सरप्राइज हो पाते हो या होते हो। तो जो सरप्राइज़ होने की जो फीलिंग आती है ये आपकी होती है तब जो वो इंसिडेंट आपके साथ हो चुका होता है। हो चुका होता है दैट मीन्स काम का कंप्लीशन हो चुका होता है, यानी वो बात पास्ट की हो गई। अब आप पास्ट की बात हो गई तो व्हाट अ सरप्राइज आई नेवर एक्सपेक्ट होगा, या यहाँ पर एक्सपेक्ट की कोई फॉर्म होगी। आप ही ज़रा दिमाग लगाइएगा। आई नेवर एक्सपेक्टेड करेंगे सही होगा कि आई नेवर एक्सपेक्ट करें तो सही हो जाएगा। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ या मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल मैंने उम्मीद नहीं की थी। टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स, इतने लंबे समय के अंतराल के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो ये मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी, तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। व्हाट अ सरप्राइज़। आई नेवर एक्सपेक्ट ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नेवर एक्सपेक्टेड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टेक्निकली थोड़ा टेक्निकल तरीके से सोचें, अपने आप को उसी पोजीशन में ला के रखें जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं सेंटेंस को देख रहा हूँ। अब देखिएगा, आई नेवर, मैं अगर प्रेजेंट में बनाऊँ आई नेवर एक्सपेक्ट, तो मैं कभी उम्मीद नहीं करता हूँ, मैं कभी उम्मीद नहीं करता हूँ, मैं कभी आशा नहीं करता हूँ, किसी चीज़ को लेकर आशा नहीं करता हूँ। सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स, ये तो अजीब लग रहा है सेंटेंस। आफ्टर सो मैनी ईयर्स दैट मीन्स ये हमारे यहाँ से भी एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि ये इंसिडेंट हो चुका है हमारे साथ। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट ना होकर इसकी सेकेंड फॉर्म एक्सपेक्टेड लगा दीजिए। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पर हम क्या आई नेवर हैव एक्सपेक्टेड भी लगा सकते हैं। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि नेवर जो है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जब भी सेंटेंस में आएगी तो हमेशा या तो मेन वर्ब के पहले आएगी, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो हमेशा दोनों के बीच में आएगी। तो आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स, तो थोड़ा सेंटेंस इलॉजिकल बन रहा है। क्यों? क्योंकि सो मैनी ईयर्स दैट मीन्स ये सेंटेंस ये दिखा रहा है कि सेंटेंस का जो इंसिडेंट है, जो भी पॉइंट है वो हमारे साथ हो चुका है, यानी बात जो है वो पास्ट की हो गई है। अगर बात पास्ट की हो गई है तो आप सिंपल पास्ट में रहिए। सिंपल पास्ट कहने का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो व्हाट अ सरप्राइज आई नेवर एक्सपेक्टेड टू सी माई चाइल्डहुड। सी का मतलब मैं एक से पहले भी बता चुका हूँ कि सी का मतलब यहाँ पर देखना नहीं होगा, सी का मतलब यहाँ पर मिलना भी होता है, क्योंकि सी का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है। कई बार भी आपको समझा चुका हूँ इस चीज़ को। वीडियो को सारी वीडियो लगातार देखें। आप ये मत सोचिए कि ये स्टेनो का पेपर है तो सिर्फ स्टेनो में काम आएगा, नहीं। ये पेपर, ये इंग्लिश है, इंग्लिश हर जगह एक जैसी आती है, याद रखिएगा। तो आप सारे पेपर देखिए। इससे पहले मैंने आरओ का सॉल्व कराया बहुत ही डिटेल तरीके से, और इससे पहले मैंने स्टेनो का भी सॉल्व कराया है, मैंने वकैब भी दी है, और ये फिर हम स्टेनो का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो सारे पेपर देखिए, आप ही को फ़ायदा होगा। और ये मत मान के चलिए कि ये पेपर सिर्फ इसी का है तो इसी में एग्ज़ाम में काम आएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश है, ऐसे तो लिखा नहीं है कि ये सिर्फ स्टेनो की इंग्लिश है, ये बैंक की इंग्लिश है, ये एसएससी की इंग्लिश है, या फिर ये आरओ की इंग्लिश है, ऐसा नहीं है। आपको देखना सारा सब कुछ पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगला हमारा जो है वो एंटोनिम देखना हमें। 6 नंबर का एंटोनिम टायरसम बड़ा ही आसान इजी वर्ड है, तो आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टायरसम का मतलब क्या होता है, बहुत ही थकाऊ। एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में टायरसम। तो टायरसम का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, ये बहुत ही थकाऊ। अगर सिनोनिम की इसकी बात करें तो डल हो जाएगा जो 1 नंबर में है। 2 नंबर में जो बोरिंग है ये भी हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। एग्जॉस्टिंग भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। यानी 1 2 3 ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और भी सिनोनिम अगर आप देखना चाहें या सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, जैसे कि टीडीएस हो जाए, टीडीएस TEDIOUS टीडीएस। मोनोटोनस हो जाए, बड़ा ही बोलते नहीं, मोनोटोनस है, नीरस है, उबाऊ है। टायरसम है, थकाऊ है, मोनोटोनस हो जाएगा। हमड्रम आपने वर्ड सुना है, हमड्रम HUMDRUM, हमड्रम हो जाएगा। जीजस आपने वर्ड सुना है क्या, सॉरी जेजियून आपने वर्ड सुना होगा, जेजियून JEJUNE, जेजियून। एग्जॉस्टिंग हो गया, ऑनरस हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, एंटोनिम फाइंड करना था। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 4th हो जाएगा, एनर्जाइजिंग, मतलब ऊर्जावान बनाना। तो योर आंसर वुड बी 4। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट।
7 नंबर क्वेश्चन करें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, सिनोनिम फाइंड करना है। श्रीवुड मतलब क्या होता है, श्रीवुड मतलब बेसिकली होता है चालाक, चालाक लोमड़ी वाला श्रीवुड, ये वर्ड वहीं से भी बना है श्रीवुड का मतलब। श्रीवुड का मतलब होता है चालाक होना, चतुर होना। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो सुनिएगा, एस्ट्यूट होता है आपका, एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट हो जाए। इंटेलिजेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी को पता होगा। एक वर्ड होता है परसिपिकैसियस, परसिपिकैसियस, PERSPICACIOUS, परसिपिकैसियस, बड़ा ही सगैसियस इंसान है। सगैसियस आपने वर्ड सुना होगा, चतुर, बुद्धिमान। फार साइटेड, FAR, फार साइटेड, फार साइटेड होता है। सेवी वर्ड आपने सुना होगा, सैपियंट वर्ड आपने सुना होगा, इंजेन्युअस आपने वर्ड सुना होगा। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, श्रेव्ड के, चालाक के, चतुर के। चतुर थ्री इडियट वाला नहीं है, ये चतुर बुद्धिमान वाला चतुर है, इंटेलिजेंट वाला चतुर, श्रेव्ड। तो इसका सिनोनिम अगर बात की जाए तो जुडिशियस हो जाएगा, बिल्कुल जुडिशियस इसका बहुत ही सिनोनिम हो जाएगा। और बाकी अगर फ्रेवलस की बात करें तो फ्रेवलस इंसान तुच्छ इंसान होता है। अनथिंकिंग मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा, फ्रेवलस भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, सेंसलेस भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, जिसके कोई सेंस ही ना हो, सेंसलेस है, तो हमारा एंटोनिम हो जाएगा इसका। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है। टू पे बैक द लोन, लोन को वापस पे करने के लिए। ही इज़ इन अ टाइट कॉर्नर, अब ये हमारा इडियम देखना है कि इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है। मीनिंग से समझ में आ गया होगा कि इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या है, उसके पास पैसा नहीं है, वो लोन पे नहीं कर सकता, जाहिर सी बात वो मुसीबत में है, उसके पास प्रॉब्लम है, समस्या है। तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई क्योंकि सेंटेंस में फ्रेम है। अगर ये अकेला आया होता तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। ये सेंटेंस में फ्रेम है, ऑलरेडी फ्रेम्ड है, तो फिर इसी आपके लिए समझने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इन अ टाइट कॉर्नर। कभी कभी इन अ टाइट कॉर्नर आता है, कभी कभी इन अ टाइट स्पॉट आ जाता है। इन अ टाइट स्पॉट आ जाता है, दो तरीके से मीडियम आया है, पूछा गया है, इन अ टाइट कॉर्नर या फिर इन अ टाइट स्पॉट, SPOT, स्पॉट। तो ऐसा ये भी आया, पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी इन अ डिफ़िकल्ट और ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब एक डिफ़िकल्ट मुसीबत भरी सिचुएशन में होना या फिर ऑकवर्ड सिचुएशन में होना, उसे बोलते हैं इन अ टाइट कॉर्नर। आई एम इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब क्या है, मैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ। तो इसका मतलब यही होगा। सेकंड नंबर, बीइंग बैंकरप्ट। बीइंग बैंकरप्ट मतलब दिवालिया होना, ऐसा नहीं है। हाइडिंग इन द हाउस मतलब घर में छुपा लेना, ऐसा भी इसका मतलब नहीं। इन द प्रिजन, जेल में होना, ये भी इसका मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर जो होगा वो एक ही होगा। योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और ऑकवर्ड सिचुएशन। उसका मतलब क्या हो जाएगा, इन अ टाइट कॉर्नर। यूज किया अगर ये डेली लाइफ में, इन अ टाइट कॉर्नर, तो आप चीज़ें याद रहेंगी आपको आसानी से। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से हमें देखना है एंटोनिम, बहुत ही आसान वोकैब आई है, इतना आसान वोकैब आई है कि आप समझ सकते हैं कितना आसान है, आप खुद ही समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। स्पेकुलेट, अब ये वर्ड जब यहाँ आपके स्पेकुलेट हो गए, सारे जो वर्ड इनमें दे रखे हैं सब आपके बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, मतलब कि पढ़े लिखे होंगे आपके, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं ढंग से, तो ये जो वर्ड है बहुत ही लोकल वर्ड है और आप ज़रूर इनको पढ़े होंगे। स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेट का मतलब होता है क्या, अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, जिसे बोलते हैं स्पेकुलेट करना। स्पेकुलेट, स्पेकुलेट वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, गेस करना। जानते हो ना, गेस बहुत ही लोकल वर्ड हो गया है। अब जैसे मैं बताऊं, अगर आपको मेंस पर्पज़ के लिए, सीजीएल मेंस के लिए, SSC मेंस के लिए, बैंक PO के लिए, तो आपको ये जो वर्ड है ये लोकल वर्ड है, समझ लीजिए आपके लिए। इनको आने से आपको मेंस एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, अगर मैं हकीकत बताऊं तो। बैंक कभी नहीं कर पाएंगे इस टाइप से, कि आप हमेशा वोकैब अच्छी सीखें, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपको कभी कहीं गिरा पाएगा तो वो वोकैब में गिरा पाएगा और कहीं नहीं, क्योंकि आपने ग्रामर मजबूत कर ली है तो फिर आप वोकैब मजबूत करें। मैं तो कहूँगा वोकैब के साथ साथ ग्रामर भी मजबूत करते रहें, या ग्रामर के साथ वोकैब भी मजबूत करते रहें। स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। कंजेक्चर आपने वर्ड सुना होगा, कंजेक्चर। कंजेक्चर की स्पेलिंग होती है CONJECTURE। देखिए मैं यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो तो लिखे हैं, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, वो तो या तो आप ये जो वर्ड आ रहे हैं, स्पेकुलेट हो गया, डिसमिस हो गया, कंसीडर हो गया, ये तो वर्ड आपको आने ही चाहिए। इनके अलावा आपको जो अच्छे वर्ड्स मिलते हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए, वो भी आने चाहिए आपको।
अच्छे एग्ज़ाम के लिए, मतलब मेंस लेवल के लिए। एग्ज़ाम तो सारे अच्छे होते हैं, मेंस लेवल की है मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेकुलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, और इसका सिनोनिम की अगर बात की जाए तो कंजेक्चर हो जाएगा। कंजेक्चर CONJECTURE, कंजेक्चर मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना। एक वर्ड आपने सुना होगा रूमिनेट, रूमिनेट RUMINATE, रूमिनेट। एक वर्ड आपने सुना होगा कंटेम्पलेट, जो लिखा है यहाँ पर। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कंटेम्पलेट हो जाएगा, डिलिबरेट सिनोनिम हो जाएगा, कंसीडर भी सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसमिस करना। स्पेकुलेट करना, अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ को, कंसीडर करना, डिसमिस करना, खारिज कर देना। तो डिसमिस इसका एंटोनिम हो जाएगा। योर आंसर इज गोइंग टू बी सेकेंड नंबर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से अगेन आया है इनडायरेक्ट फॉर्म सेंटेंस का। द डॉक्टर सेड टू माई मदर टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। टेक योर मेडिसिन रेगुलरली इम्परेटिव सेंटेंस का है, तो बड़ा ही आसान बन जाएगा। डॉक्टर और मदर, तो डॉक्टर सेड टू माई मदर टेक योर मेडिसिन। योर जो है वो सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो मदर के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि ये चेंज होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर माई मदर है, तो माई मदर के अनुसार वो योर चेंज हो जाएगा। तो द डॉक्टर सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइस में। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा बेटर बिल्कुल सही है। फर्स्ट नंबर क्यों गलत है, सबसे पहले मैं आपको बताते हूँ। द डॉक्टर टोल्ड माई मदर टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। ये टोल्ड तब सही हो सकता था जब एडवाइस ना होता यहाँ पर। और दूसरा हिज मेडिसिन दे रखा है, हिज मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं होगा, हर मेडिसिन हो जाएगा ना, क्योंकि योर मेडिसिन है। योर जो चेंज होगा वो, योर जो है वो हमारा सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो योर चेंज होगा माई के अनुसार। तो माई के अनुसार योर चेंज होगा तो हर होना चाहिए। तो पहला वैसे ही गलत है। कई तरीके हैं, कई रीज़न गलत है होने के। थर्ड क्यों गलत है? द डॉक्टर टोल्ड माई मदर टू टेक, टू गए यहाँ से कर दिया, डायरेक्ट टेक लगा दिया इन्होंने, जो कि गलत है, 100% गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है? द डॉक्टर ऑर्डर्ड, डॉक्टर ने ऑर्डर नहीं किया, डॉक्टर ने ऑर्डर नहीं किया यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सलाह दिया, एडवाइस किया। तो एडवाइस किया, ये बेटर ऑप्शन है। डॉक्टर एडवाइज्ड माई मदर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली। अब ये सारी ऑप्शन है आपका। 10 नंबर का आंसर जो होगा वो सेकंड नंबर होगा, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बहुत ही आसान वर्कैब्स आई हैं, मैं फिर से कहूँगा बहुत ही आसान वर्कैब्स आई हैं। फिर से आया है सबमर्ज। अब सबमर्ज का मतलब क्या होता है? डूब जाना, जिसे बोलते हो, जलमग्न हो जाना। बेसिकली जो सबमरीन होती हैं इन्हीं के नाम पर होती है सबमरीन, जो जल में मग्न रहती हैं, यानी जल के अंदर चलती हैं, पानी के अंदर चलती हैं, समुद्र में, उसे सबमरीन बोलते हैं ना। तो सबमर्ज का मतलब हो जाता है डूब जाना, सॉरी डुबाना या जलमग्न होना। डुबाना बेसिकली नहीं बोलेंगे, उसका तो ड्राउन हो जाएगा। सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न होना। डिल्यूड आपने वर्ड सुना होगा, डिल्यूज, DELUGE होता है डिल्यूज, हाँ DELUGE डिल्यूज होता है। एक वर्ड होता है इमर्स, IMMERSE, इमर्स। अभी जो हमारी मूर्तियाँ जो जैसे नवरात्रि हुई हैं, तो जो मूर्तियों का विसर्जन होता है ना, उसे इमर्सन बोलते हैं, इमर्सन। तो IMMERSION, इमर्सन बोलेंगे उसे। और जलमग्न करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इमर्स, IMMERSE, इमर्स हो जाएगा। फ्लड हो जाएगा, ड्राउन हो जाएगा, ये सारे इसके लोकल वर्ड हो जाएंगे। तो सिनोनिम की बात किया जाए तो यहाँ पर फ्लॉट मीन्स होता है तैरना, सरफेस मीन्स सतह, ड्राउन मीन्स डूबना, यानी जलमग्न हो जाना, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट सिनोनिम जो हो जाएगा वो ड्राउन हो जाएगा। राइज मीन्स उठना होता है, ये नहीं होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी कि सेंटेंस का जो ऑप्शन है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, और इसे हम ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे, फिर अपने सर क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैसे लिखा है? वी डोंट नो, हम नहीं जानते। हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, हम नहीं जानते कैसे एक्सीडेंट हुआ था। वी डोंट नो हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। वी आर डैश इन द डार्क, वी आर डैश इन द डार्क। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लाएगा, यानी इन द डार्क जो होना, इसके लिए यहाँ पर ये इन द डार्क तो एक इडियम है, इसका मतलब क्या हो जाना? पूरी तरह से अनभिज्ञ होना, अनजान होना, सीक्रेट हो जाना किसी चीज़ को। मतलब इन द डार्क का मतलब यही निकल के आ रहा है ना, अनभिज्ञ होना, अनजान होना, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है? पूरी तरीके से कम्प्लीटली हो जाएगा, कम्प्लीटली इन द डार्क। अच्छा, थरोली क्यों नहीं लगाते हैं? हम थरोली तब लगाते हैं जब हम किसी चीज़ का गहन अध्ययन करते हैं।
ये बेसिकली अध्ययन करने के लिए ही यूज किया जाता है। जब किसी चीज़ का आप अध्ययन बहुत तगड़े तरीके से करो, गहन अध्ययन जैसे बोलते हो, तो थरोवली स्टडी बोलते हो, या थरोवली सर्च भी बोल सकते हो, थरोवली सर्च। उसे थरोवली सर्च नहीं बोलेंगे, उसे थर्रो सर्च बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो एडजेक्टिव चाहिए, सर्च नाउन है यहाँ पर, है ना, इस टाइप से। यहाँ पर थरोवली जो है एडवर्ब है। तो वी आर थरोवली इन द डार्क नहीं, वी आर कम्प्लीटली इन द डार्क। बहुत ही आसान है, सभी लोगों ने कर लिया होगा, बहुत ही आसानी है। एक्यूरेटली भी नहीं होगा, अप्रोप्रिएटली भी नहीं इसमें ऑप्शन। बाकी देखो ऑप्शन सारे सही हैं, सारे एडवर्ब हैं, सारे सही हैं, लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन सा सही फिट होगा वो हमारा सेकंड फिट होगा। बाकी सारे ऑप्शन का मतलब यही है कि कम्प्लीटली, सारे ऑप्शंस का मतलब एक ही है कि हाँ बहुत ही पूर्ण रूप से, गहन रूप से, लेकिन लॉजिक के अनुसार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, कम्प्लीटली। इन द डार्क का मतलब क्या हो जाना, इन द डार्क का मतलब होना कि पूरी तरह से अनविघ्न होना, अनजान होना, इस टाइप से बोलते हैं इन द डार्क होना। इन सीक्रेट कोवर्टली होना, इस टाइप से बोलते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। फिर से अगेन है नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट का है सेंटेंस। हर रूम्स विंडो वॉज लेफ्ट ओपन, हर रूम्स विंडो वॉज लेफ्ट ओपन। उसकी जो रूम की विंडो की थी वो खुली रह गई थी, खुली रह गई थी, छोड़ दी गई थी, खुली छोड़ दी गई थी, मतलब यही है सेंटेंस में। तो अब सेंटेंस को ज़रा समझिएगा। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारे नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं, जो नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं, जैसे रूम हो गया, फ़ैन हो गया, इनके हम पजेसिव नहीं बनाते हैं। इनका पजेसिव हम ऑफ के साथ बनाते हैं, पजेसिव एस के साथ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है हर रूम्स विंडो, वो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने पजेशन बनाया है वो एस के साथ बना दिया है, एपोस्ट्रोफी एस के साथ बना दिया है, नहीं बना पाएंगे क्योंकि नॉन लिविंग है। तो और सेकंड में दे रखा है नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड, नहीं सब्स्टिट्यूशन तो नीडेड है, क्योंकि जो लिखा है वो गलत है। हर रूम्स विंडो गलत हो जाएगा, हमें कहना चाह रहे हैं कि उसके रूम की विंडो, तो द विंडो ऑफ हर रूम ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हर विंडो इन रूम ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, द विंडो ऑफ हर रूम। द विंडो ऑफ हर रूम वॉज लेफ्ट, द विंडो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑफ प्रपोजिशन, हर पजेसिव एडजेक्टिव, रूम उस नाउन हो जाएगा, और ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके रूम की विंडो, उसके रूम की विंडो वॉज लेफ्ट ओपन, खुली रह गई थी, खुली छोड़ दी गई थी या खुली रह गई थी। 13 नंबर का जो आंसर जो होगा वो 3 है, थर्ड नंबर है। क्यों है और कैसे है समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से कहना है फिल इन द ब्लैंक का है। सेंटेंस की देखिए, सेंटेंस को ढंग से पढ़िए। मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड एट माई कजिन्स हाउस was a dash coincidence, was a dash coincidence, meeting my school friend at my cousin's house। ठीक है, कजिन्स के हाउस पे जो मेरा कोई स्कूल फ्रेंड मिल गया, और उसका मिलना मेरे लिए क्या था, एक उल्लेखनीय कोइंसिडेंस था, मतलब पहले से प्री प्लान्ड नहीं था कि वो यहाँ पर मिलेगा, वो मिल गया, कोइंसिडेंट था, और रिमार्केबल कोइंसिडेंस था, बिल्कुल सही है। फ्रेश कोइंसिडेंस का कोई मतलब नहीं होता है, रीजनेबल कोइंसिडेंस नहीं होता है, रीजनेबल मतलब तार्किक कोइंसिडेंस नहीं, रिमार्केबल था, उल्लेखनीय था, बिल्कुल स्पष्ट था इस चीज को लेकर। बाकी तो ऑप्शन रिमोट तो नहीं होगा, रिमोट तो मतलब दूर दराज होगा, दूर दराज का भी मतलब यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, तो जो आंसर होना चाहिए वो यही होना चाहिए, रिमार्केबल, बिल्कुल सही से यहाँ पर दे रखा है आंसर। मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड, मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड एट माई कजिन्स हाउस वॉज अ रिमार्केबल कोइंसिडेंस, बिल्कुल सही है। रिमार्केबल इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, जो ऑलरेडी दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से अगेन है एक्टिव पैसिव है। यू विल बी आस्क्ड, यू विल बी आस्क्ड यानी कि जो हमारी ये पैसिव वॉइस बनी है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बनी है। यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस बाय द पुलिस नाउ, किसके द्वारा, बाय द पुलिस के द्वारा। हमें पता है कि जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस दे रखा है, यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस बाय द पुलिस नाउ, किसके द्वारा, बाय द पुलिस के नाउ। तो जो बाई यहाँ है इसके बाद जो प्रपोजिशन, बाई प्रपोजिशन, इसके बाद जो नाउन आया है द पुलिस नाउ, यही हमारा द पुलिस जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है इस पैसिव सेंटेंस का। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये पहले आ जाएगा। तो द पुलिस उठा लो, द पुलिस विल आस्क यू सम क्वेश्चंस नाउ,
यानी योर आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड ऑप्शन। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है द पुलिस आस्क्ड, नहीं आस्क्ड नहीं है क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है और उसका पैसिव जो बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा। बस पैसिव में क्या होता है, यहाँ पर विल आस्क है तो वहाँ पर विल बी आस्क्ड हो जाएगा, बी के बाद और की थर्ड फॉर्म आ जाती है इस टाइप से। तो फर्स्ट नंबर क्यों गलत है बता दिया। सेकंड नंबर क्यों गलत है, द पुलिस आस्क यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट ने बना दिया, वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा पैसिव है सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। फोर्थ नंबर क्यों गलत है, द पुलिस विल बी आस्किंग, इन्होंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बना दिया, जो भी गलत है, जो कि क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा। टेंस चेंज नहीं होता है पैसिव वॉइस में, नरेशन में टेंस चेंज होता है, पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। द पुलिस विल बी आस्किंग गलत हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन्होंने बना दिया। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड नंबर जो कि दे रखा है सही से। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गिवन बिलो मतलब जंबल का दे रखा है, जंबल पैराग्राफ है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 पैराग्राफ दे रखे हैं, जंबल दे रखे हैं, इनको सही तरीके से अरेंज करना है और सही से अरेंज करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वही हमारा सही से आंसर होगा। पढ़ते हैं सर चारों सेंटेंस। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन इंटरनेशनल इंडस्ट्री, ही वॉज सक्सेसफुल इन इंटरनेशनल इंडस्ट्री, यद्यपि वो सफल था कि कहाँ पर सफल था, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडस्ट्री है उद्योग हैं उनमें भी वो सफल था। कौन सफल था, जॉर्ज की बात की जा रही है। मैं बात इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी जंबल सेंटेंस को देखें तो आप हमेशा उस सेंटेंस को फाइंड करने की कोशिश करें जो स्टैंड अलोन सेंटेंस हो, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे पहले कोई सेंटेंस ना बात की गई हो, यानी वही इंट्रोडक्शन कर रहा हो, वही इंट्रोड्यूस कर रहा हो बाकी सारी चीज़ को। तो वो जनरली जो सेंटेंस होते हैं प्रॉपर नाउन से या कॉमन नाउन से, किसी नाउन से ही स्टार्ट होते हैं क्योंकि जो नाउन होते हैं वही किसी न किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जॉर्ज है, जॉर्ज यही हमारा समझ लीजिएगा कि ए ऑप्शन हमारा पहला सेंटेंस होगा। अच्छा, यहाँ तो आपको आसानी भी मिल जा रही है क्योंकि सारे ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं, मतलब बच सकता है टाइम क्योंकि ए से सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए ठीक है। फिर कह रहा है जॉर्ज वॉज स्टिल नॉट अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन, यद्यपि वो एक सफलपूर्ण इंसान था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ा लिखा था। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ही बिगेन टू हैव स्पीचेज रिटन फॉर हिम बाय ए स्पेशल स्पीच राइटर, जो भी वो स्पीच देता था वो एक स्पेशल स्पीच राइटर के द्वारा तैयार की गई होती थी, यानी वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इसका रीज़न यही था। फिर क्या है सी, उसके बाद क्या है सी, यूजुअली ही डिड नॉट हैव मच टाइम, हालांकि ज़्यादातर केसेस में उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ करता था तो गो थ्रू अ स्पीच, किसी स्पीच को याद करने या गो थ्रू करने के लिए, मतलब उसको देखने के लिए। बट द स्पीच राइटर वोट, लेकिन जो स्पीच राइटर था वो सही तरीके से लिखता था क्लेवर थिंग्स फॉर जॉर्ज टू से, जॉर्ज को कहने के लिए, यानी जॉर्ज जो भी कहेगा स्पीच में उसके लिए बहुत ही स्पीच राइटर जो था बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता था चीज़ों को। फिर कह रहा है बी में, सो इसलिए जॉर्ज नेवर हैड एनी डिफ़िकल्टी, इसलिए जॉर्ज को कभी कोई मुसीबत ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई विद हिम, उसके साथ, एंड ट्रस्टेड हिम, और उसे पर भरोसा किया कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। देखिए कम्प्लीटली यहाँ भी आया पूरी तरीके से, तो बड़ा ही आसान है। ए डी सी बी इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, फोर्थ नंबर इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, बहुत ही आसान है। कैसे मैं जंबल किया हूँ और कैसे मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने आर ओ का पेपर सॉल्व कराया, उसमें भी आपको अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आप पेपर सॉल्व करें। इससे पहले स्टेनो का पेपर जो कराया हूँ उसमें भी आपको डिटेल में बताया हूँ। मैं कम टाइम इसलिए यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सब आपको बता चुका हूँ इससे पहले मैं कि कैसे किया जाए। आप ज़रूर देखें पुरानी वीडियोस, आप ही को फ़ायदा होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। अगेन सेंटेंस का पैसिव एक्टिव है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल ट्रैकिंग। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, देखो टू कीप, यहाँ पर देखो टू कीप यानी हमारा जो है नॉन फिनाइट का सेंटेंस है। नॉन फिनाइट का पैसिव टू कीप यानी 2 + B1 का टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है पैसिव। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नॉन फिनाइट का जो पैसिव बनता है वो इन्फिनिटिव का 2 + B1 होती है इन्फिनिटिव, और उसका पैसिव बनता है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, टू कीप का टू बी केप्ट, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है मतलब बर्फीले पर्वतों पर ऊपर चढ़ाई करना, उसे बोलते हैं ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग पैदल यात्रा करना, उस टाइप से उसे बोलते हैं ट्रैकिंग।
तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो 4th नंबर हो जाएगा। योर आंसर इज गोइंग टू बी 4th नंबर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, आप देख लीजिए, खुद ही गलत हैं। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, 2-3-4 सेकंड में भी आप एक्टिव पैसिव का आंसर दे पाएंगे बिल्कुल से, क्योंकि आपकी नज़रें वहीं डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाएंगी जो आंसर आपका होगा। अगर आपकी चीज़ें क्लियर हैं तो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। रटिए नहीं चीज़ों को, जहाँ पर इंग्लिश को रटाया जा रहा है आप वहाँ पर ना पढ़ें, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन पैरा जम्बल्ड का है, फिर से देख लीजिए, जम्बल्ड का ही पैसेज है। और फिर से मैं एक ही ऑप्शन यहाँ पर एक लॉजिक मिल रहा है कि ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो क्यों ना ए से ही स्टार्ट कर लें। देखते हैं, द शेल्फ्स इन द लाइब्रेरी वर फिल्ड। शेल्फ्स मीन्स जो होते हैं, जैसे गांव में बोलते हैं, जैसे ताक बोलते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें रखी जाती हैं, दीवारों में बना दिए जाते थे वहाँ पर। पहले पुराने ज़मानों में घरों में दीवारों पर ताक बना दिए जाते थे, उसे शेल्फ्स बोलते हैं, शेल्फ्स। द शेल्फ्स इन द लाइब्रेरी द शेल्फ्स इन द लाइब्रेरी वर, क्योंकि शेल्फ्स प्लूरल है तो वर सही है, बिल्कुल सही है। द शेल्फ्स इन द लाइब्रेरी वर फील्ड विथ थिक वॉल्यूम्स, बिल्कुल, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज एंड अदर रेफरेंस बुक्स, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, सी रितेश फाउंड नथिंग एंड दैट इंटरेस्टेड हिम। रितेश को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसको इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही रुचिकर हो उसके लिए। अनटिल ही केम टू अ स्मॉल सेक्शन, जब तक वो स्मॉल सेक्शन तक नहीं पहुंचा था। ऑन अ फोटोग्राफी विच वॉज वन ऑफ हिज हॉबीज़, जो इसकी एक हॉबी थी। अब सी के बाद हमारा देखो सेंटेंस स्टार्ट होगा, ए और सी पेयर बन रहा है, तो ए और सी किस में आंसर है, ए और सी हमारा एक ही ऑप्शन है, सेकंड नंबर। योर आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड नंबर। इसके बाद बी आएगा, बिल्कुल आएगा। दिस शेल्फ वॉज क्वाइट हाई, यानी कौन सा शेल्फ, जो रितेश को ये दिखा वो शेल्फ की बात की जा रही है। शेल्फ सिंगुलर है, इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, ग्रामर आपको यहीं पर एग्जामिनर कभी कभी बेवकूफ़ बनाता है कि शेल्फ का प्लूरल और शेल्फ से दे देता है, जबकि शेल्फ का प्लूरल ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है शेल्फ्स, वैसे ही होगा। जैसे माई सेल्फ का प्लूरल देयर शेल्फ्स होता है, वैसे ही तो शेल्फ का प्लूरल शेल्फ्स हो जाएगा। बड़े आसान है, ए सी बी डी आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली एज ही वॉज क्लाइंबिंग डाउन, देखो क्लाइंबिंग डाउन द लैडर को जैसे उतर रहा था, द बुक दैट ही हैड चूजन स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल विद अ लाउड थड। थड मीन्स होता है एकदम से जब किताब को बंद करते हो तो जो बंद करने से जब आवाज़ आती है फट से, उसे बोलते हैं थड। चीज़ें, उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको आसानी से। वीडियो को 1 या 2 बार, जो भी इतनी बार हो सके देखिए। पहले नॉर्मल स्पीड पे देखिए, फिर अगली बार उसको स्पीड बढ़ा के देखिए, फिर अगली बार और स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। सारी बातें सुन जरूर लिया करें सेंटेंस की। वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करें, कमेंट भी किया करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से कहना है पैसिव फॉर्म। प्लीज़ कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। प्लीज़ कम डाउन, देखो आप आ गए यहाँ पर कम डाउन। कम डाउन का मतलब क्या होता है, कहीं आना, मतलब कुछ होना इस टाइप से, इस टाइप से कम डाउन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या देखा, प्लीज़ दे रखा है, इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा है। इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस का प्लीज़ है, और प्लीज़ है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। 4th नंबर इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। कुछ ज़्यादा दिमाग ही आपको नहीं लगाना है एक्टिव पैसिव में। रिक्वेस्टेड आर, यू आर नहीं, गलत हो जाएगा। यू आर टू कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, इसका मतलब कोई बताएगा सेंटेंस का फ्रेमिंग बड़ा अच्छा है। हालांकि यहाँ पर ये पैसिव वॉइस गलत दे रखा है, लेकिन सेंटेंस की फ्रेमिंग बड़ी अच्छी है। यू आर टू कम, आपको आना है, आपको आना ही है फॉर ब्रेकफास्ट, इसका मतलब ऐसे ही होता है। यू आर टू कम, आपको आना ही है। जैसे मैं कहूँ मुझे दिल्ली जाना है, कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन अगर होगा तो आप कह दोगे कि आई हैव टू गो, लेकिन कंपल्सन नहीं है, मुझे जाना है, आई एम टू गो, ऐसे बोल देते हैं। मुझे कोचिंग जाना है, आई एम टू गो कोचिंग, आई एम टू गो टू कोचिंग, ऐसे भी बोल सकते हो। मुझे दिल्ली जाना है तो आई एम टू गो दिल्ली, लेकिन अगर कंपल्सन हो तो आई हैव टू गो। मुझे जाना होगा, आई विल गो टू, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन सिंपली कोई कंपल्सन नहीं है तो फिर उसे बड़े अच्छे तरीके से बोल सकते हो, आई एम टू गो, यू आर टू गो, इस टाइप से। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फिर सेकेंड है सेंटेंस हमारा अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, यानी इसका अगेंस्ट जो वर्ड है उसका मतलब बताना है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयं, यानी स्वयं सेवक, जैसे बोलते हैं ना वॉलंटियर, इसी से बना है वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक, जो अपने आप के मनमौजी होते हैं वो।
स्वयं सेवक बोलते हैं, तो वॉलंटियर उसे बोलेंगे। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वैच्छिक, वॉलंटरी, तो वॉलंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक, यहाँ पर वॉलंटरी स्वैच्छिक। तो इसके सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रेशनरी जो ऑप्शन दे रखा है, डिस्क्रेशनल, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिस्क्रेशनरी इसी से बना है, डिस्क्रेशनरी यानी सूझबूझ से, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑटोनोमस इसका भी सिनोनिम हो जाएगा, ऑटोनोमस। अभी इससे पहले मैंने बताया था मोनोटोनस, उसको कन्फ्यूज मत होइएगा। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी होती है ना, स्वायत्त बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी। जैसे सीबीआई को बोला जाता था ऑटोनोमस बॉडी, लेकिन अभी हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सीबीआई को क्या, पैरट, तोता, पिंजड़े का तोता, केज्ड पैरट। तो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑटोनोमस बॉडी जो होती है ना, स्वायत्त बॉडी होती है, निजी संस्था जैसे बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। तो ऑटोनोमस बॉडी हो जाएगा, वॉलंटरी का सिनोनिम हो जाएगा, डेलिबरेट भी सिनोनिम हो जाएगा, डिस्क्रेशनरी भी सिनोनिम हो जाएगा इसका। तो एंटोनिम में फाइंड करना है वॉलंटरी, और उसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो मैंडेटरी हो जाएगा। बिल्कुल वॉलंटरी मन मर्जी है, आपका मन है तो करिए क्योंकि आपकी संस्था है, आप अपना काम है, लेकिन मैंडेटरी जो चीज़ें होंगी वो करना ही होगा। ऑप्शनल, वैकल्पिक, अनकम्पेल्ड जिसे मजबूर नहीं किया जा सके, डिस्क्रेशनल सूझबूझ तरीके से। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom। फिर से अगेन आया idiom आ गया। Our leader does not make false promises। हमारे जो नेता भाई साहब हैं वो झूठे वादे नहीं बनाते हैं, यही तो कह रहा है, झूठे वादे वो नहीं देते हैं, झूठे वादे वो नहीं करते हैं। Our leader सिंगुलर है, our leader does not make false promises। झूठे वादे तो वो नहीं बनाते हैं, यही कह रहा है। He walks the talk। walk the talk का मतलब क्या होता है? वॉक द टॉक का मतलब होता है पुटिंग द वर्ड्स इनटू एक्शन, यानी पुटिंग योर वर्ड्स इनटू एक्शन। इफ़ यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इनटू एक्शन, दैट मीन्स आप अपने कहे हुए शब्दों को, उनके कहते नहीं है, अपने वादे पर खरा उतरना, उसे बोलते हैं वॉक द टॉक। मैन ऑफ हिज वर्ड्स बोलते हैं, मैन ऑफ हिज ओन वर्ड्स। आई एम अ मैन ऑफ माई ओन वर्ड्स। मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ, मेरी बात पत्थर की लकीर है। अगर मैंने कह दिया कि मैं स्टेनो का पेपर सॉल्व कराऊंगा तो मैं कराऊंगा, इसलिए मैं बोलूँगा आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। मैं अपनी बात का पक्का हूँ, मेरी बात पत्थर की लकीर है, इसे बोलते हैं गाँव में। तो इसे बोलते हैं मैन ऑफ हिज ओन वर्ड्स। आई एम अ मैन ऑफ माई ओन वर्ड्स, यू आर अ मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स। आप अपने वादे के पक्के हो क्योंकि आप वीडियो देखोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाओगे, उसे बताओगे कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। उम्मीद पर उतरना, खरे उतरना, कहते नहीं कि उम्मीद पर खरे उतरना, उसे क्या बोलेंगे? लिव अप टू समबडीज एक्सपेक्टेशंस। यू हैव टू लिव अप टू योर फादर्स एक्सपेक्टेशंस। आपको पेपर क्वालिफाई करना है। किसी की उम्मीदों पर पानी फेरना, बिलाई समबडीज एक्सपेक्टेशंस। किसी की उम्मीदों पर पानी फेर देना, बिलाई समबडीज एक्सपेक्टेशंस। ये ईडियम है, याद रखिएगा, आते रहते हैं कई बार एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही वॉक द टॉक, मतलब जो भी वो वादा करता है वो पूरा करता है। तो टू डू व्हाट वन सेज, जो भी वो कहेगा वो पूरा करेगा। वो अपने राउडी राठौड़ में अपने एक डायलॉग सुना होगा, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं कहता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। व्हाट आई से आई डू, व्हाट आई डोंट से आई डेफिनेटली डू, इस टाइप से। तो ऐसे नेता हैं, ये अच्छा नेता है हमारा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 फिर अगेन हमारा जंबल्ड पैराग्राफ का है। फिर से देखिए हमारे पास ऑप्शन ए दे रहा है, ए से स्टार्ट होगा। इन लेस देन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर ही, यानी 10 मिनट के कम से कम 10 ही मिनट लगा था, 10 मिनट के अंदर ही क्या हो गया? द टू यंग मैन, जो दो यंग मैन आदमी थे, फाउंड पा गए, क्या पा गए? द वे दैट लेड टू द क्लिफ टॉप, जो क्लिफ टॉप के लिए रास्ता था उसके लिए रास्ता वो पा गए। लेकिन क्या हुआ? बट देयर ट्रबल्स वर नॉट ओवर, लेकिन उनकी जो मुसीबतें थी ओवर नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। यानी ए इज़ फॉलोड बाय सी, ए और सी का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर ए और सी कहाँ पर पेयर बन रहा है? बिल्कुल एक ही ऑप्शन है आपके पास, ए और सी पेयर बन रहा है, ए ऑप्शन। योर आंसर इज गोइंग टू बी ना ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहें बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ए के बाद सी आया, बिल्कुल आया। बी आएगा, बिल्कुल आएगा। हाफ वे अप, आधे रास्ते तक। अ लार्ज रॉक ब्लॉक्ड देयर वे, एक बड़ा सा पत्थर उनका रास्ता रोक दिया। फिर क्या हुआ? दे स्टार्टेड शाउटिंग, वो चिल्लाना शुरू कर दिए।
डी ऑप्शन ना, दे स्टार्टेड शाउटिंग, वो चलाना स्टार्ट किए, होपिंग दैट, किस उम्मीद से दैट समवन माइट हियर हिम देम, कि वो हो सकता है उनको कोई सुन ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा हो गया होगा। चलिए हमारा आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ACBD। योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1 ACBD। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म, और फिर अगेन है इंडायरेक्ट फॉर्म दे रखा है। माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, आई एम लर्निंग हिंदुस्तानी म्यूजिक। आई एम लर्निंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो पैसिव जो इंडायरेक्ट बनेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बन जाएगा। नरेशन में ध्यान रखिएगा। तो आई एम लर्निंग इसका पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। अब देखो आई चेंज होगा माय फ्रेंड के अनुसार, और मी चेंज होगा नहीं, यहाँ पर मी किसी का चेंज नहीं होगा। देखने क्या हो देखते हैं, क्योंकि माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट। अब देखो यहाँ पर आई एम लर्निंग हिंदुस्तानी म्यूजिक, माई फ्रेंड सेड टू मी। अब देखो यहाँ पर शी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, शी लगा दिया। यहाँ पर क्या हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर शी लगा दिया, शी बात कर रहा है या कर रही है ना। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी वॉज लर्निंग हिंदुस्तानी म्यूजिक, बिल्कुल सही है। यहाँ पर माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी वॉज लर्निंग हिंदुस्तानी म्यूजिक, ऑप्शन नंबर इज 4। योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी वॉज टू लर्न, शी वॉज टू लर्न उसे सीखना हिंदुस्तानी, नहीं उसे सीखना नहीं, वो सीख रही है, तो उसका सीख रही थी। सेकंड नंबर माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी इज़ लर्निंग, वो तो इन्होंने चेंज ही नहीं किया टेंस। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी विल बी लर्निंग, उन्होंने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बना दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फ्यूचर कंटिन्यूस बना दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो नरेशन बनेगा इनडायरेक्ट में, वो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वल्नरेबल एंटोनिम फाइंड करना है हमें, अगेन हमें एंटोनिम फाइंड करना है। और वल्नरेबल हमने ये वर्ड कई बार एग्जाम आपको पेपर सॉल्व कराते समय बता चुका हूँ। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर इंसान, बहुत नहीं ससेप्टेबल इंसान, बहुत ही एक ऐसा इंसान जैसे कोई भी बेवकूफ़ बना सके, जिसका कोई भी फ़ायदा उठा सके, उसे बोलते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल इंसान भी हो सकता है, वल्नरेबल कोई चीज़ भी हो सकती है। ससेप्टेबल की स्पेलिंग हो जाएगी SUSCEPTIBLE, ससेप्टेबल। अनसेफ से बोल सकते हो, अनप्रोटेक्टेड भी बोल सकते हो, वीक भी बोल सकते हो, ये सारे वल्नरेबल के सिनोनिम हो जाएंगे। डिफेंसलेस, वीक, सेंसिटिव, ये सारे हमारे सिनोनिम हो सकते हैं इसके। सिक्योर इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी सिक्योर बहुत ही दृढ़ है, सुनिश्चित है, वो सुरक्षित है, उसे बोल सकते हैं सिक्योर। तो सिक्योर इसका एंटोनिम हो जाएगा वल्नरेबल का। बहुत ही आसान वर्ड है, याद रखिएगा इसे। वल्नरेबल के लिए कभी कभी फ्रेज आती है, मुझे याद आ रही है, जैसे कि कभी कभी जैसे वल्नरेबल इंसान है, बहुत ही दुखड़ा इंसान है, मुसीबत में इंसान है, उसे बोलते हैं एट रिस्क, इन डीप वाटर गहरे पानी में, इन जेपर्डी, एक वर्ड आता है इन जेपर्डी, इन जेपर्डी, इन अलग है, जियो यानी JEOPARDY, इन जेपर्डी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आज की स्लाइड का आज क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अलग नेक्स्ट वीडियो में। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, फिर से अगेन एक्टिव फॉर्म दे रखा है। द ग्रॉसरीज विल बी डिलीवर्ड टू यू बाय दिस बॉय। हमने बताया था ना कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है बाय प्रपोजिशन के बाद जो हमारा एजेंट दे रखा है दिस बॉय, यही हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। दिस बॉय उठा लो, दिस बॉय। अब देखो हमारा सेंटेंस का सबसे पहले टेंस पहचानिए, टेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका पैसिव एक्टिव भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही रहा होगा। तो द ग्रॉसरीज विल बी डिलीवर्ड टू यू बाय दिस बॉय विल डिलीवर द ग्रॉसरीज टू यू, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए तो यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में 25 नंबर से आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको से यही कहूँगा कि वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, जैसा भी आपको लगे, अच्छा बुरा खराब जो भी आपको लगे, जैसा भी लगे आप उसे कमेंट किया करें, ऐसे मुझे पता तो चले कि कैसा वीडियो जा रहा है, मेरा प्रयास कैसा जा रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं लिख तो नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मैं ऐप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। जैसे भी कुछ अरेंजमेंट होता है मैं आपको बिल्कुल बोर्ड पे, अगर हो सके तो मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूँगा और उस पर भी पढ़ाता रहूँगा, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराता रहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो भी क्लियर करते रहेंगे। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बिल्कुल आपको चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेंगी। कहीं से भी आपने अगर कहीं से भी पढ़ा है और कहीं भी आपने इसका सोल्यूशन देखा है, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा यहाँ पर, ये गारंटी है। तो आज के लिए यहीं पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।